हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस एनवायरनमेंट में आज हमारा टॉपिक है मेजर्स टू एनकरेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी कि औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के उपाय। फर्स्ट है, पहले सुनिए, भारत के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। नंबर फर्स्ट, क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। सुनिए, यानी कि आधारभूत आर्थिक व सामाजिक संरचना का निर्माण। इसमें औद्योगिक विकास के लिए भी आधारभूत ढांचे या संरचना का महत्वपूर्ण स्थान है। औद्योगिक उत्पादन के लिए न केवल मशीनों व उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, बल्कि कुशल जनशक्ति व प्रबंधन, ऊर्जा, बैंकिंग व बीमा सुविधाएं, विपणन सुविधाएं, परिवहन सुविधाएं व संचार सुविधाओं की भी आवश्यकता पड़ती है। ये सुविधाएं ही विकास के आधारभूत ढांचे के अंग होती हैं। अतः देश में इन सुविधाओं का जितना अधिक विकास होगा, उतना ही देश का तीव्र गति से औद्योगिक विकास होगा। नंबर सेकंड आता है डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर स्किल, यानी कि उद्यमी क्षमता का विकास। औद्योगिकरण की गति को त्वरित करने की दिशा में साहसी या उद्यमी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः यह आवश्यक है कि साहसी या उद्यमी की क्षमता के विकास को प्रोत्साहित किया जाए। इस संदर्भ में उद्यमियों को तकनीकी शिक्षण एवं प्रशिक्षण दिया जाना, औद्योगिक नवप्रवर्तन से संबंधित नियमों का निर्माण किया जाना तथा सरकार द्वारा उद्यमी संबंधी भूमिका का वहन करना आदि सम्मिलित हैं। नंबर थर्ड आता है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, पूंजी की उपलब्धता। भारत के तीव्र औद्योगिक विकास के लिए विनियोग की दरों में वृद्धि की जानी चाहिए, जिसके लिए पूंजी की उपलब्धता अति आवश्यक है। जहाँ तक संभव हो, विभिन्न वित्तीय नीतियों के द्वारा घरेलू पूंजी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो विदेशी पूंजी की भी आमंत्रित की जा सकती है, परंतु विदेशी पूंजी का उपयोग बड़ी सतर्कता से उत्पादक कार्यों के लिए किया जाना चाहिए, अन्यथा दीर्घकाल में इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। नंबर फोर्थ आता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी कि वित्तीय स्थिरता। देश में संगठित तथा कार्यकुशल बैंकिंग व्यवस्था होनी चाहिए। संगठित मुद्रा बाजार तथा पूंजी बाजार दोनों होने चाहिए, जिनके द्वारा उद्योग तथा कृषि आदि को अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कर्जे उचित ब्याज पर प्राप्त हो सकें। आर्थिक विकास के फलस्वरूप कीमतों में वृद्धि होती है। इसके लिए यह आवश्यक है कि कीमतों में होने वाली वृद्धि को एक ऐसी सीमा तक ही रखा जाए। वास्तव में वित्तीय स्थिरता आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। नंबर फिफ्थ, रिहेबिलिटेशन ऑफ सिक यूनिट्स, यानी कि रुग्ण इकाइयों की पुनर्स्थापना। रुग्ण इकाइयों के पुनर्स्थापन के प्रयास किए जाने चाहिए। यदि यह संभव न हो तो इन्हें बंद करने के लिए निर्णय लिए जाने चाहिए। नंबर 6 आता है रिमूवल ऑफ कंट्रोल, यानी कि प्रतिबंधों की समाप्ति।
स्थापना क्षमता के पूर्ण उपयोग, लागतों में कमी, गुणात्मकता में सुधार और प्रतियोगी संस्कृति को अमल में लाया जाना चाहिए। भौतिक प्रतिबंधों को पूर्णतया समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 7 आता है ह्यूमन कैपिटल और स्किल फॉर्मेशन, यानी कि मानवीय पूंजी या कौशल निर्माण। मानवीय पूंजी का अभिप्राय है जनसंख्या के दिमाग तथा हाथों में निहित ज्ञान तथा हुनर। ह्यूमन कैपिटल is the skill and knowledge embodied in the minds and hands of the population। मानवीय पूंजी का तब निर्माण होता है जब लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण आदि की सुविधाएं प्रदान करने के लिए विनियोग किया जाता है। इस विनियोग से भौतिक पूंजी में विनियोग की तुलना में अधिक प्रतिफल प्राप्त की होता है। नंबर 8 मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नयन द्वारा भी औद्योगिक विकास को तीव्रतर बनाया जा सकता है। इसके लिए राजकोषीय नीति की युक्ति संगतता, शोध व अनुसंधान पर निवेश वृद्धि और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा अधिक मदद की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। नंबर 9 आता है इम्प्रूवमेंट इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, यानी कि श्रम संबंधों में सुधार। औद्योगिकरण के लिए पूंजी एवं श्रम में तालमेल होना बहुत ही आवश्यक है। प्रबंध तंत्र को चाहिए कि वह शिक्षण, प्रशिक्षण एवं श्रम कल्याण संबंधी सुविधाओं के माध्यम से श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि करे। इसलिए प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी उचित प्रतीत होती है। नंबर 10 आता है प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंध का व्यवसायीकरण। भारत में औद्योगिक प्रबंध का ढांचा परंपरागत रूप से चल रहा है। अतः औद्योगिक प्रबंध को सुधारने हेतु ऐसे व्यावसायिक प्रबंधकों की नियुक्ति करना आवश्यक है जो आधुनिक प्रबंध तकनीक के विशेषज्ञ हों। नंबर 11 इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी कि औद्योगिक अनुसंधान। देश में औद्योगिक अनुसंधान पर कम ध्यान दिया जाता है, जिससे उपोत्पाद बेकार चले जाते हैं और पर्याप्त लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। अब आता है औद्योगिक विकास के नवीन प्रेरक कार्यक्रम। नंबर 1 है ई-बिज परियोजना। इस योजना के अंतर्गत सरकार से व्यवसाय की ओर गवर्नमेंट टू बिजनेस से G2B पोर्टल स्थापित किया जा रहा है, जो निवेशकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए वन स्टॉप शॉप का कार्य करेगा और व्यवसाय और उद्योग क्षेत्र की सभी ज़रूरतों को व्यवसाय के संपूर्ण जीवन चक्र के दौरान शुरुआत से अंत तक पूरा करेगा। नंबर 2 आता है कौशल विकास। उद्योग नियोक्ता के नेतृत्व में 31 क्षेत्र कौशल परिषदें SSC अब प्रचालनरत है और उन्हें मेक इन इंडिया के 25 क्षेत्रों के साथ एकीकृत कर दिया गया है। देश में कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणन के एक समान मानक तय करने के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद NCVT, स्कूल बोर्डों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC आदि को समान रूप करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
नंबर 3, पूंजीगत वस्तु क्षेत्रक में लघु एवं मध्यम उद्यमों हेतु योजना। सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया आह्वान को साकार करने के लिए भारत सरकार ने पूंजीगत वस्तु क्षेत्रक में लघु एवं मध्यम उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि लाने के लिए 15 सितंबर 2014 को शुरू किया है, जिसके अंतर्गत सूरत में टेक्सटाइल्स, बेंगलुरु में मशीन टूल्स और पंजाब में ऑटो हेतु विशेष केंद्रों की स्थापना की गई है। अगला टॉपिक हमारा आता है सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर। इसके बारे में सुनिए, इसका मीनिंग। पहले, सार्वजनिक उपक्रम, राजकीय उपक्रम, सरकारी उपक्रम, लोक उपक्रम व सार्वजनिक क्षेत्र जैसे शब्दों का प्रयोग पर्यायवाची शब्दों के रूप में किया जाता है, अतः इन शब्दों को हम एक ही अर्थ में ग्रहण करेंगे। इसका पहले मीनिंग, जिन उपक्रमों या उद्योगों पर सरकार का अथवा सार्वजनिक संस्थाओं का स्वामित्व तथा प्रबंध होता है, उन्हें सार्वजनिक उपक्रम या सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।